Assalamu alaikum. Welcome to Global News Watch. I'm your host Hamid Rathore, and we have our expert analyst Dr. Hassan Rana with us. Dr. Saab, welcome to the show. आज हम बात करेंगे हालिया दिनों में होने वाली मुलाकात की जो कि हुई ट्रम्प और प्यूटन के दरमियान में। अगर इस मुलाकात को कहा जाए कि ये इस पिछले 30-40 साल की सबसे बड़ी मुलाकात है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस मुलाकात के बारे में कुछ एनालिस्ट ने कहा कि अगर ये मुलाकात फेल होती है तो शायद ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाए, और अगर ये मुलाकात कामयाब होती है तो इस दुनिया के अंदर जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो जंगें हो रही हैं, वो शायद कम हो जाए। और कुछ ने तो इसको लिंक किया, इवन जो गजा जेनोसाइड है वो भी शायद इस मुलाकात के बाद वो भी खत्म हो जाए। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर सुनाना से, और हम जानेंगे कि इसका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी क्या बैकग्राउंड है, ये कैसे राइज हुआ और ये इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया कि पूरी दुनिया इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम मुलाकात हुई है ट्रम्प की और प्यूटन की, और इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया ने क्रिटिसाइज किया ट्रम्प को कि ट्रम्प को शायद जरूरत नहीं थी कि वो प्यूटन को स्पेस देता। और ये उन्होंने कहा, ज्यादातर जो वेस्टर्न मीडिया उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ऑलरेडी एक फ्रीजिंग पॉइंट पे था प्यूटन, उसको आईसीजे ने एज अ टेररिस्ट और क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था, और डेडलॉक चल रहा था, तो फिर जरूरत क्या थी। और बहुत से लोगों ने कहा कि शायद ट्रम्प एक सीरियस आदमी नहीं है, उसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, और वो इस तरह की हरकत करता रहता है, माजी में भी करता रहता है, और शायद ये मुलाकात ऐसी चली जाए और इसके सम्राट जो है वो कुछ भी नहीं होंगे जियो पॉलिटिकल अरीना में या जियो इकोनॉमिक्स में। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट बना यूक्रेन का और रशिया का, ये कैसे बना और इसका क्या बैकग्राउंड है। थैंक यू अमित। ये एक्चुअली यूएसएसआर कोल्ड वॉर जब कहरा जो है उसके बाद हमने देखा कि यूएसएसआर जो है वो खत्म हुआ, कई टुकड़ों में तकसीम हुआ। तो उसी में से जो एक हिस्सा जो है वो आप ये देखें कि ये यूक्रेन का है। और यूक्रेन जो है वो जाहिर सी बात है कि रशिया जो है चूंकि उसका यूक्रेन जो है उसका साबका हिस्सा रह चुका है, तो जाहिर सी बात है कि जो रशिया है वो हमेशा से ये चाहता रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस या उसका कंट्रोल जो है उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर या दीगर चीज़ों के ऊपर उसका कंट्रोल जो है यूक्रेन के ऊपर वो ही रहे या उसका ही इन्फ्लुएंस रहे, और उसकी जो हेजमनी है रशिया की उस इलाके के अंदर खास तौर पर वो कायम रहे। लेकिन तारीखी एतबार से अगर हम देखें तो यूक्रेन जो है वो उसका झुकाव हमेशा हमने ये देखा कि ज्यादातर जो है वो यूरोप की साइड पर ही रहा है। और फिर हमने देखा कि 90s के एरा के अंदर जब दीगर इलाके जो हैं यानी पोलैंड है या हंगरी है या कुछ और ममालिक भी थे, वो जब नेटो का हिस्सा बने तो यूक्रेन भी जो है वो भी इस कोशिश में रहा कि उसको भी नेटो का हिस्सा बना दिया जाए। और यहाँ से ही मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है जो या जिसको बड़ा तनाज़ा कह सकते हैं कि जहाँ से ये शुरू हुआ। रशिया इसको ऐसे देखता है कि अगर यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो नेटो की जो अफवाज हैं वो रशिया के बॉर्डर्स तक आ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि वो कभी भी रशिया ये नहीं चाहेगा कि जो यूक्रेन जो है वहां पर वो नेटो का हिस्सा बने और फिर वहां पे नेटो की अफवाज जो हैं वो आए। जाहिर सी क्योंकि आप ये देखें कि क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया कि क्योंकि ये यूक्रेन का हिस्सा जो है ये यूएसएसआर का हिस्सा था, और वहां पर उन रशिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है। और फिर इसी तरह से और दीगर लिहाज से अभी भी बहुत ज्यादा वहां पे इन्फ्लुएंस बहरहाल है। तो रशिया कभी भी नहीं ये चाहेगा कि वहां पे यूरोप का इन्फ्लुएंस जो है या अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पर बढ़े, और जो रशिया है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाए या वहां पे खत्म हो जाए। और फिर इसके अलावा वहाँ आप ये देखें कि ऐसे वहां पे ग्रुप्स भी मौजूद हैं जो कि प्रो रशियन हैं, वहाँ यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, जिनका बहुत सारे इलाकों के ऊपर कब्जा मौजूद है। तो इसका मतलब है कि
वहां पे लोकल्स के अंदर भी बहरहाल किसी हद तक जो रशिया है उसको वहां पे उसकी सपोर्ट हासिल है। तो मेन तनाजा या कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इसको ये कहा जा सकता है कि ये तभी पैदा हुआ, और मेन वजह जो है वो यही रही है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा जो है रशिया ये चाहता रहे कि ना बने। ओके। ये जो मुलाकात हुई है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इससे क्या, इसमें जो अभी कशीदगी है इसमें कमी आएगी या ये वैसे बरकरार रहेगी? जी देखें, ये जो अभी हालिया मुलाकात है ट्रंप की और प्यूटन की, तो इसमें ज्यादातर जो तजिया किया जा रहा है, ये तजियाकार हैं उनका ये कहना है कि इसमें प्यूटन जो है उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और 3 घंटे तकरीबन ये मुलाकात जारी रही। देखें, ये बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि ये ट्रंप के भी बयानात आते रहे हैं। पहले आपने देखा कि जब जेलेंस्की के साथ उसकी मुलाकात थी, वो जेलेंस्की को भी मनाता रहा, जहाँ पे एक ड्रामा भी हुआ, वो आपने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा जी जी। कि बड़े तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और फिर उसके बाद भी ट्रंप भी ये कहता रहा, बल्कि हत्ता कि ट्रंप की तरफ से तो ये भी कहा गया कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीली की बात भी की गई यूक्रेन के अंदर। तो यानी ट्रंप तो उसके बयानात तो आते रहे इस तरह के, लेकिन ये जो अभी मुलाकात हुई है इसमें आप ये देखें कि जो बड़ी अहम चीज सामने आई है, जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि जो पहले ये बात की जा रही थी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो जंग बंदी कर दी जाए, यानी सीज फायर हो जाए और या जंग बंदी जो है वो कर दी जाए। लेकिन अब जो बात की जा रही है इस मुलाकात में, या इस मुलाकात के बाद जो चीजें सामने आई हैं, उसमें ये बात की जा रही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए खत्म किया जाए और इस तनाजे को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। लेकिन हमने देखा कि इसमें प्यूटन ने जो अभी एक बड़ा अहम पॉइंट जो सामने रखा है, वो ये था कि जो उसने ये मुतालबा किया कि जो यूक्रेन है वो उसके जो मशरकी साइड पे जो डॉनबास रीजन है, वहां पे उसने ये कहा कि अपना कब्जा खत्म करे और वो इलाके जो हैं वो रशिया के हवाले करे। और ये जो डॉनबास का रीजन है ये बड़ा अहम है दोनों ममालिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मादनियात भी हैं, और फिर वहां पे ये सनती एतबार से भी बड़ा अहम इलाका है ये सारा। और आपको याद होगा कि 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तो इसी तरह से वहां पे भी डॉनबास का जो रीजन है उसके भी काफी एरिया के ऊपर कब्जा कर दिया था। लेकिन कहा तो यही गया कि वहां पर ज्यादा कब्जा जो है वहां पे अलैदगी पसंद जो हैं, जो यूक्रेन में मौजूद हैं, उन्होंने किया। लेकिन बाद में हमने ये देखा कि उनको अलेजिडली उनको जो बैक किया, या अभी भी जो बैक कर रहे हैं, किया वो रशिया ने ही किया। तो ये जो प्यूटन का ये वाला मुतालबा है, मैं समझता हूँ कि जेलेंस्की ने अभी तो जो सामने आया वो तो यही है कि जेलेंस्की माना नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज आलमी दबाव या यूरोप के दबाव या अमेरिका के दबाव पर जंग बंदी या जंग का खात्मा मुकम्मल तौर पे होता है, और वो इस बुनियाद पर होता है कि जॉन बास का जो रीजन है वो रशिया को अगर मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये रशिया की एक बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी में ऐसी तनाजुर में अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट जो है, इस जंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ एक ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, और उसके अलावा जो अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो भी इसी वजह से कशीदगी इख्तियार किए, कि पहले टैरिफ को बढ़ा के 19% किया गया, और फिर 19% से एकदम ही कुछ ही हफ्तों में उसको ऊपर लेके जाके 29% पे ले गया। और ट्रम्प ने ये भी कहा कि मैं इससे भी ज्यादा टैरिफ जो है वो आयद करूंगा इंडियंस के ऊपर, बिकॉज उन्होंने, इंडियंस ने अमेरिका को धोखा दिया है। तो इन दोनों में देखें, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी को देखें, वो वो किस तरफ जाएगी, और जो इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप है उसमें क्या चेंजेस होंगे? ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखें कि हम इसको इससे भी देख सकते हैं कि जो रशिया यूक्रेन की जो वॉर है या तनाज़ा है, मुआशी एतबार से अगर देखें तो उसने इस रीजन पे और दुनिया पे क्या असरात मुरतब किए हैं। तो इसमें आप ये देखें कि हमने ये देखा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद तेल और जो गैस है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। और फिर दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि जो यूरोप है उसने बजाय इसके कि वो यहाँ से गैस लेता, उसने ज्यादा
जो गैस जो है वो इंपोर्ट करना शुरू कर दी गल्फ कंट्रीज से, कतर और दीगर ममालिक से। तो जाहिर सी बात, इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर यूक्रेन जो है वो आपको पता होगा कि दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर्स में से है, गंदम के एक्सपोर्टर्स में से है। तो जाहिर बात है उसकी हम्म उसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो मुतासिर हुई हैं। फिर इसके अलावा आप ये देखें कि फिर जब अब इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा फर्क ये पड़ा कि रशिया जो है वो जाहिर सी बात है उससे सस्ता तेल जो इंडिया हासिल कर रहा था और फिर आगे भी बेच रहा था, और जिसकी वजह से ट्रंप और या अमेरिका जो है वो भी, जो चीजें सामने आई कि उन्होंने बयानात भी दिए कि वो इसको फ्यूल कर रहा है इंडिया। जब वो रशिया से तेल खरीदता है तो वो इस जंग को फ्यूल कर रहा है ज्यादा, और वो रशिया को जो है वो साथ दे रहा है इस जंग के अंदर। तो आप ये देखें कि अगर बिल फर्ज ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है तो, और रशिया के ऊपर से भी पाबंदियां जाहिर सी बात है कि खत्म होंगी, तो दुनिया को आप ये देखें कि सस्ता रशिया जो है वो अपना तेल भी बेचेगा, और फिर इसके साथ साथ जो है वो यूक्रेन जो है वो उसकी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा, और जो यूरोप है दोबारा इसी खित्ते की तरफ आएगा तेल और गैस के लिए भी। तो इस जंग ने आलमी दुनिया पे इस खित्ते में बहुत ज्यादा मुआशी असरात जो हैं वो पैदा किए हैं। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो मुआशी इस रीजन के जो हालात हैं वो बहरहाल मजीद पेचीदा होंगे। हम्म। अच्छा, एक अगर हम देखा जाए तो यूक्रेन के अंदर जो पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफिक परसेंटेज है, वो ऑलमोस्ट 85% जो है वो क्रिश्चियंस है। और क्रिश्चियन भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है जो कि जी। 75% है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर लोग हैं रशिया में भी और यूक्रेन में भी। बट उनका जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, जेलेंस्की जो है वो एक उसका ताल्लुक एक ज्यूइश फैमिली से है, जो कि कहा जाता है जायनिस्ट फैमिली है। और उसके जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड द इसराइल, इवन ये जो रिसेंट जो जेनोसाइड चल रही है इसके अंदर भी उसने जो बयानात दिए, और जो इसराइल की भी इसको सपोर्ट हासिल हुई। तो यहाँ पे एक लॉबी है, जो खास तौर पे जो कि अमेरिका के अंदर लॉबी है, ज्यूइश लॉबी है या पूरी दुनिया के अंदर है, वो यकीनन ट्रंप को पुश करेगी कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ना करे और इसको चलने दे। और उसका उसका फायदा तो उनको है, बिकॉज अगर देखा जाए तो उस जंग के अंदर इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का फायदा एट दी एंड जो है वो इसराइल को मिल रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जो ट्रंप का, जेलेंस्की का और इसराइल का ट्राइकॉन बना हुआ है, इस ये कैसे हल होगा? देखिए, जो जितने भी ज़ायनिस्ट जो स्टेब्लिशमेंट है, जो आप भी जानते हैं कि ज्यादातर इस वक्त अमेरिका के अंदर ज्यादा, और फिर यूरोप में भी इस वक्त बैठी हुई है। वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि ये जंग जो है ये खत्म हो, क्योंकि मैं इसमें इसको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ। आप ये देखें कि इस वक्त जिसको कहा जाता है कोल्ड वॉर 2.0 जो इस वक्त चल रही है, उसमें आप ये देखें कि हमारे सामने मुख्तलिफ जो मुल्कों का जो जो ब्लॉक है वो भी सामने आया है ना इसके बाद। खास तौर पे रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद नए ब्लॉक्स भी बने हैं, जिसके अंदर आप देखें कि चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है। तो आपके सामने और ईरान है, ये एक नया ब्लॉक भी तो सामने आया है ना। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो जैसे आपने बात की है कि वो जो जायनिस्ट लॉबी है वो तो नहीं ये चाहेंगे खत्म हो, लेकिन दूसरी तरफ अब आप ये देखें कि अब दुनिया जो है ना वो मल्टीपोलर बनती जा रही है, बल्कि बन चुकी है। आप देखें कि नए जो बिल्कुल। इत्तेहाद हो रहे हैं, और जो पहले देखें ना कि पहले हम आप सुपर पावर अमेरिका को कंसिडर किया जाता था, जो कि अभी भी माना जाता है, लेकिन अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, जो रशिया का और जो चाइना का और जो दीगर ममालिक का जो इस वक्त ब्लॉक है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि इस जंग को जहां पे जो जायनिस्ट जो स्टैब्लिशमेंट है वो खत्म नहीं करना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा ब्लॉक है जो कि बहुत ताकतवर है और जिसकी बहरहाल उसकी भी मोनोपोली है, और हम्म इंटरनेशनल अफेयर्स में या जियो पॉलिटिक्स में बहरहाल वो बड़े प्लेयर्स में से हैं दुनिया के। तो जाहिर सी बात है, और वो ये चाहते हैं कि ये खत्म हो, क्योंकि चाइना है, रशिया है, और ममालिक भी है इसमें। तो बिल्कुल, इंटरनेशनल जो टर्की है। जायनिस्ट, जी टर्की भी है उसमें और ईरान भी है उसमें। तो ये जो ये ब्लॉक जी। है, जब तो ये एक बड़ा ब्लॉक है। और अगर
ये लोग चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ जायनिस्ट जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है ये खत्म ना हो। तो मेरा ख्याल है कि इनका दबाव इस वक्त और इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा बजाय इसके कि जो जायनिस्ट इस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वक्त अमेरिका बजाते खुद भी जान छुड़वाना चाहता है। और आपने देखा है कि जो ट्रम्प है उसका जो एटीट्यूड है वो इस वक्त बिजनेस की तरफ ज्यादा है, पैसा बनाने की तरफ ज्यादा है, ट्रेड की तरफ ज्यादा है, और वो जंगों को मजीद तवील नहीं करना चाह रहा। चाहे इवन तो यूरोप भी थक चुका है। यूरोप भी थक चुका है इस जंग की वजह से, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो इतनी इस हद तक बढ़ चुकी हुई है कि अब वहां पे सर्वाइवल जो है वो मुमकिन नहीं है। तो वो यूरोप भी चाहेगा कि वो इस सूरत हाल से जल्द अज जल्द निकले, और वो जो वो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है देख वो खत्म हो। देखें, वो तो आपके सामने है। फ्रांस जो है वो गजा सूरत हाल के अंदर, जो अभी गजा की सूरत हाल है उसमें आप देखें कि फ्रांस है और दीगर और भी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो बजाते खुद वो कह रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करें। तो इसका हम्म। मतलब ये है कि इससे पहले वो इशारों में ये भी बात कर चुके हैं कि भाई हम मजीद इससे पहले वो ये कई ममालिक यूरोपियन जो है वो ये इशारा दे चुके हैं कि भाई हम यूक्रेन को मजीद असला नहीं फराहम कर सकते, हम उसकी मदद उस तरह से नहीं कर सकेंगे। बल्कि एक मौके के ऊपर तो ये भी आया कि भाई इन मुख्तलिफ ममालिक ने एक दूसरे को ब्लेम किया कि भाई हम तो कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे। तो बिल्कुल। तो एक्चुअली तो यूक्रेन जो है ये कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन जो है वो उसने बतौर यूरोप या अमेरिका के प्रॉक्सी के तौर पे जो है वो इस्तेमाल जो है वो होता है और अभी भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉक्सीज ही होती हैं, आप भी जानते हैं कि जो प्रॉक्सीज हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, एक खास वक्त तक वो इस्तेमाल होती हैं और फिर उनकी जगह जो है वो नई प्रॉक्सीज जो हैं वो ले ली जाती हैं। तो इतना लंबा जो अरसा अभी तक यूक्रेन को इन लोगों ने सपोर्ट किया है, मैं नहीं समझता कि अमेरिका हो या वो यूरोप हो वो मजीद ये सपोर्ट जो है वो जारी रख पाएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल ज़ायनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट चाहे या ना चाहे। अब ये सपोर्ट हमें ये नजर आ रही है कि अब ये बाकी नहीं रहेगी ज्यादा देर। जी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, और ना सिर्फ ये यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, और बल्कि जो और भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो भी रिजॉल्व हों, और जंग को अवॉइड किया जाए। ठीक है, यहाँ तक अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन। इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।